तेल की सलाखों में 10 बाई 6 की कढ़ाई में राख होती थी तो हर दिन की सुबह के साथ ऐसा लगता था कि ये रातें कब खत्म होगी। 16 महीने की जेल, 10 बाई 6 की कोठरी, तमाम तरह की असुविधाएं, तमाम तरह की परेशानियां, न खाने का पता था, न पीने के पानी का साफ व्यवस्था थी, परिवार से दूर, आप से दूर, तमाम तरह के जख्मों के साथ, तकलीफों के साथ एक लंबा समय जेल की रातों में गुजारकर मैं आया था गोरखपुर, आपको याद होगा। और जब मैं गोरखपुर आया था 2022 में, तो 2022 में बहुत कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, ये समझ में आया था कि 5 साल की सरकार के बाद उत्तर प्रदेश इसी हाल में था जिस हाल में 10 साल पहले था। जब मैं गोरखपुर की गलियों में घूमता था, जल भराव होता था, जल भराव। मैं जिन गलियों में जाता था, लोग मुझसे कहते थे कि नेता आते हैं चले जाते हैं, हमारी समस्याओं का हल नहीं होता। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज भी जब अखबार पढ़ता हूं, फोन में खबर देखता हूं, तो वही दिखाई देता है कि आज भी गोरखपुर वैसा है, आज भी संत कबीरनगर सिद्धार्थनगर ऐसा है, आज भी महाराजगंज जैसा है, आज भी डुमरियागंज जैसा है, आज भी अम्बेडकर नगर आजमगढ़ के हालात नहीं बदले हैं, आज भी मऊ के हालात नहीं बदले हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। अमीर सीधा दफ्तर में जाता है, कुर्सी पड़ी होती है, कुर्सी पे बैठ के बात करता है, अपनी समस्या को हल कराता है, और गरीब दफ्तर के बाहर घंटों घंटे इंतजार करता है कि कब अधिकारी साहब बुलाएंगे, उसकी पीड़ा को सुनेंगे, उसका हल निकालेंगे। दिन पर दिन बदल जाते हैं। अधिकारी जब जाते हैं घर के तरफ, दफ्तर से निकलते हैं, दफ्तर के बाहर गरीबों को बैठे देखते हैं, तो बड़ी गुस्से से कहते हैं कि इनको यहां से निकाला क्यों नहीं। ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। लेकिन मेरे साथियों, याद रखना, ये दिन ज्यादा दिन आपकी जिंदगी में अब नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरह का प्यार, आशीर्वाद और जिस तरह का जन सैलाब आज आपने खलीलाबाद में जुटाया है, मैं गारंटी से कहता हूं कि LIU के जरिए, IB के जरिए बहुत जल्दी एक खबर गोरखपुर जाएगी, और गोरखपुर के जरिए ये खबर बहुत जल्द लखनऊ जाएगी। और जब ये खबर लखनऊ जाएगी तो अगली जहां रैली है उसकी परमिशन एक दिन पहले हमें दी जाएगी, एक दिन पहले। ये जानते हुए भी कि जिनका कार्यक्रम है उसकी जान के पीछे मनोवादी जान धोकर पड़े हैं कि इस आदमी को अगर ज्यादा दिन ये जी गया तो गरीबों में स्वाभिमान सम्मान पैदा हो जाएगा। तो व्यवस्था करने का समय भी प्रशासन और पुलिस आजकल देरी से दे रही है। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करूंगा मेरे भाइयों, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अपने मन से नहीं करते थे। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन तो सरकार के अधीन है। सरकार जो चाहती है, नेता जो चाहते हैं, विधायक जी जो चाहते हैं, सांसद जी जो चाहते हैं, मंत्री जी जो चाहते हैं, मुख्यमंत्री जो चाहते हैं, वो करना आपकी मजबूरी है, वरना आपका मेरा कोई झगड़ा नहीं है। आप भी किसान मजदूर परिवारों के जो बच्चे हो, और मैं भी एक किसान मजदूर परिवार से आया हूं। आप मेरे खिलाफ नहीं हो सकते हैं, मैं इस बात को जानता हूं, और मैं आपके दर्द को भी जानता हूं मेरे पुलिस के भाइयों, कि आपको 24-24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, जबकि और डिपार्टमेंट को 8-8, 9-9, 10-10 घंटे में उनको छुट्टी मिल जाती है। आपको छुट्टियां भी नहीं मिलती। बॉर्डर स्कीम से आप परेशान हैं, वेतन विसंगता बहुत है, आपको छुट्टी के लिए कई जगह पेश होना पड़ता है। मैं आपको संत कबीर जी की धरती से कहना चाहता हूं, आप आने दीजिए मौका, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी को मौका मिलने दीजिए, सबसे पहले आपकी समस्या को हल किया जाएगा। मेरी बात समझिए। और देखो, मैं जिनके बीच में खड़ा होकर कह रहा हूं, वो आपकी समस्या खुद हल होने पे
खुशी जाहिर कर रहे हैं, वो कहीं से आपसे नाराज नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आपसे आशा लेके बैठा है आपके थाने के बाहर, आपके दफ्तर के बाहर, उसका विश्वास आप में है, वो आपको अपने रक्षक के तौर पे देखता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी उनके साथ प्यार का सलूक किया करो, क्योंकि कई जगह से जो खबरें मिलती है वो मन में चिंता पैदा करती है। कल ही एक सीओ साहब की वीडियो वायरल हुई है जो मिलक रामपुर में है। मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे उसको कोट किया है। वो कह रहे थे चोर चमार, वो चोरी को, चोर को चमार से जोड़ने का भाव उन्होंने दिया। उन्होंने कहा पुरानी कहावत है। मैं देखता हूं कि अगर इस पुरानी कहावत को एक डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी को समझ नहीं आता कि इससे एक समाज के ऊपर कितनी घटिया टिप्पणी होती है कि जब पूरी जाति को आप चोरी से जोड़ते हैं, तो मैं क्या समझूं कि यूजीसी पे जो गाइडलाइन आई थी वो गलत थी क्या? नहीं, वो गाइडलाइन गलत नहीं, वो गाइडलाइन गलत नहीं थी। वो गाइडलाइन इसलिए गलत नहीं थी क्योंकि आज भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में, एम्स में, मेडिकल कॉलेज में, कृषि विद्यालयों में और प्राइमरी स्कूल से लेकर इंटर कॉलेज में दलितों, पिछड़ा आदिवासियों के साथ जाति धर्म के आधार पर गैर बराबरी और दुर्ग जाति की जाती है। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। और ये सत्य छिपाने से नहीं छिपेगा और चंद लोगों के विरोध से नहीं दबेगा। मेरी बात को आप याद रखना। कुछ लोग तो काल्पनिक डर से डर गए हैं कि अपने झूठे मुकदमे हो सकते हैं। हमने अपने बच्चों का बलिदान दिया, आज 47 हत्या हुई है। पायल तरवी की, डेल्टा मेघवाल की, रोहित रमुड़ा की, उनकी मां से पूछ के देखो, जिस बच्चों को भविष्य बना के पालते हैं और जब उसको मरवा दिया जाता है यूनिवर्सिटियों में, उन माओं पे क्या बीतती है। आप हमारे दर्द को क्या जानते हो? आप तो काल्पनिक बातों से डर गए कि मुकदमा झूठा हो सकता है, जबकि गाइडलाइन में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है। इसलिए 11 तारीख को हमने दिल्ली में प्रोटेस्ट बुलाया है। हम देश को बता देंगे कि हम झुकने वाले नहीं हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो संघर्ष होगा। प्यारे साथियों, आज जब हम लोग इस सभा को संबोधित करने के लिए हमारे नेतागण यहां उपस्थित हैं, तो मैं गोरखपुर से शुरू करूंगा। गोरखपुर में 2022 में भी जलभराव की समस्या थी और आज भी जंगल अहमद अली शाह के लोग, मैंने परसों तरसों के अखबार में देखा कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल कीचड़ पे जाने को मजबूर हैं। धार्मिक स्थलों पे लोग कीचड़ में जाने को मजबूर है और सरकार कहती है कि हम डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। ऐसे निगम में डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार को 2027 में मेरे लोग उखाड़ कर फेंक देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। सिद्धार्थनगर में जंगली जानवरों का प्रकोप है, आतंक है, सीमावर्ती क्षेत्र है, तो डीएपी की खाद की तस्करी होती है और किसान लाइन में लग के सुबह 4 बजे से डीएपी खाद के लिए संघर्ष करता है और सरकारें कहती हैं कि हमने किसानों को खुशहाल बना दिया है। प्यारे साथियों, कुशीनगर में जो पर्यटन क्षेत्र होने के बावजूद वहां के स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और महामानव तथागत के परिवहन स्थली पे किस तरह की परेशानियां खड़ी हो रही है, ये भी किससे छिपा हुआ नहीं है। संत कबीर नगर में हथकरघा और छोटे दो का पतन हो रहा है और इसमें सबसे बड़ी लाठी तब चलती है जब बिजली के बढ़े हुए दाम और तमाम तरह के छापे उन मजदूरों को, उन गरीबों को तोड़ने का काम करते हैं, उन छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। महाराजगंज में जो सीमावर्ती इलाका होने के कारण तस्करी और प्रशासनिक लापरवाही का बोलबाला साफ तौर पे नजर आता है।
मऊ में बुनकर समाज को गहरे आर्थिक संकट में गुजरना पड़ रहा है। बिजली, कच्चे माल और बाजार की गंभीर समस्या, श्रमिकों का शोषण और न्यूनतम मजदूरी तक लोगों को नहीं मिल रही है। बलिया में हर साल बाढ़ तबाही मचाती है और आज तक अस्थायी समाधान नहीं हुआ, और अगर कोई विस्थापित होता है तो उनको पूर्णावास भी अभी तक नहीं मिल पाया है। जगह जगह की कंप्लेनें हमारे पास हैं। आजमगढ़ में जो शिक्षा का केंद्र है वहां भी बेरोजगारी का बड़ा आलम है, बेरोजगारी चरम पर है, और मुस्लिम भाइयों पे झूठे मुकदमे लगाकर उनको तोड़ने का काम आजमगढ़ में किया जा रहा है। देवरिया में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं, उनका इतना अभाव है संस्थानों का कि सिंचाई और नहर व्यवस्था ध्वस्त है, खेती की व्यवस्था किसानों के लिए नहीं हो पा रही है। और अभी अभी हमारी सरकार ने ट्रेड डील की है, ट्रेड डील अमेरिका के साथ, और ऐसी ट्रेड डील की है कि अगर अमेरिका का कोई सामान यहां आएगा तो बहुत सारे सामानों पे कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, और अगर हमारा सामान वहां जाएगा तो 18% का टैक्स वहां की सरकार लगाएगी। ये कैसा समझौता हुआ? किसान जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था था, मजदूर जिसने कोरोना काल में भी देश को संभाला, किसान मजदूरों की पीठ में छुरा घोंपने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। ये डील नहीं है, ये पूंजीपति मित्रों को बचाने के लिए समझौता किया है सरकार ने, इस देश को कमजोर करने का काम किया है। जब अमेरिका के प्रोडक्ट बिना इम्पोर्ट ड्यूटी के यहाँ की मार्केट में आ जाएंगे तो यहाँ का किसान और डेयरी उद्योग कमजोर पड़ जाएगा, यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी और भयंकर बेरोजगारी, भूखमरी का शिकार हो जाएगा देश। मैं कहना चाहता हूं सरकार को, इतनी भी आंखें बंद ना करो कि गरीबों के आंसू आपको दिखाई ना दे। इस सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वादे तो बहुत किए थे सरकार ने कि हम विकास करेंगे, और पीठ थपथपाते हैं गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री की कहते हैं कि कानून व्यवस्था इतनी सुंदर है, रात के अंधेरे में भी बच्चियां अगर सोने के गहने पहन के निकल जाएं तो कोई गुंडा नहीं छू सकता। और मुख्यमंत्री तो कहते थे हर चौराहे पे यमराज खड़ा है, कोई बेटी को अपमानित करेगा तो यमराज उसका टिकट काट देगा। लेकिन कफसार में मां, मेरे में जब एक बच्ची की अपहरण किया जाता है और उसकी मां को, जब वो मां अपनी बच्ची की रखवाली करना चाहती है, उस मां को धारदार हथियारों से मार दिया जाता है, तो ना मुख्यमंत्री के मुंह से आवाज निकलती है, ना गृह मंत्री के मुंह से आवाज निकलती है, और यमराज में छुट्टी में चला जाता है इनका, यमराज में कहीं ढूंढा नहीं मिलता है। ये सरकार चला रहे हैं आप देखिए। प्यारे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें शिक्षा के रूप में हथियार दिया था कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, जो मजदूर है, किसान है, जो बेबसी लाचारी में जिया है, वो भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला के क्लास 4 से लेकर क्लास 1 का अधिकारी बना सकता है, उसको मुख्य धारा में ला सकता है। मैं अपने बारे में बताता हूं, औरों की छोड़िए। कहते हैं ना, हाथ चंदन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं आपके सामने गवाह खड़ा हूं, अगर मेरे पिताजी और मेरे दादाजी में तुलना की जाए, मेरे दादाजी को पढ़ने का अवसर नहीं था, वो मजदूरी करते थे दूसरों के खेतों में, वो पशु चराने का काम करते थे। संविधान आया, मेरे पिताजी को पढ़ने का अवसर मिला तो मेरे पिताजी पढ़ लिख कर मास्टर बने, और जब मास्टर बने